नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स की। इससे पहले वीडियो में हमने यूनिट्स के बारे में बात की थी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात की थी, और ये वीडियो बेसिकली चल रहा है चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन के अंडर वाली सीरीज़ में, और ये तीसरा वीडियो आप देख रहे हैं। अगर इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन पे जो लिंक दिया है उस पर भी जाके ये वीडियो इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एसआई ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिफाइन की हुई है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन सब की अलग अलग यूनिट है। मास की है किलोग्राम, लेंथ की है मीटर, टाइम की है सेकंड, करंट की है एम्पियर, टेम्परेचर की है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैंडेला। इन सब की बेसिक डेफिनेशन जो इनकी यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स की आज हम बेसिक डेफिनेशन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो सबसे बेसिक डेफिनेशन या जो फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट है वो है मीटर। देखिए दोस्तों, आप सब लोगों को जैसे कि पता है कि मीटर क्या काम आता है। मीटर आज मॉडर्न वर्ल्ड में हम किसी भी लेंथ की कोई भी अगर 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस से या कोई लेंथ है उसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो मीटर यूज़ करते हैं। मीटर एसआई द्वारा डिफाइन की हुई एक स्टैंडर्ड यूनिट है। और यूनिट्स भी होती है सेंटीमीटर, किलोमीटर, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये मीटर जो आज हम डिफ़ाइन करते हैं, मीटर कितने लेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे, इसके बारे में इसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है। ये एकदम से नहीं डिसाइड हुआ था कि इतनी डिस्टेंस को या इतनी डिस्टेंस या किस पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम मीटर बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो सबसे पहले शुरू हुआ था 1791 में। तो 1791 में मीटर को कैसे डिफाइन किया गया, 1791 के आसपास के सालों में बताया गया कि जो हमारी अर्थ की पोल और नॉर्थ पोल और जो इक्वेटर के बीच की डिस्टेंस है, हमारी अर्थ जो है, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच की जो डिस्टेंस है, उनके उस डिस्टेंस का 1/10⁷ पार्ट जो है उसी को हमने 1 मीटर डिफाइन किया। मतलब अगर ये अर्थ है और ये यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल है और ये इक्वेटर है, तो इस डिस्टेंस का, ये हमारे पास इसका सेंटर है, इस डिस्टेंस का 1/10⁷ पार्ट जो है उसको हमने डिफाइन किया 1 मीटर से। तो सबसे पहले 1791 में 1 मीटर को ऐसे डिफाइन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आते हैं आगे, तो इसके जस्ट बाकी कुछ सालों तक ये डेफिनेशन चलती रही। उसके बाद 1889 के में एक और डेफिनेशन दी गई मीटर की। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, एक प्लेटिनियम इरिडियम की एक रोड ली गई, प्लेटिनियम इरिडियम की एक रोड यहाँ पर बनाई गई। उस प्लेटिनियम इरिडियम रोड में 2 मार्क किए हुए, उन दोनों मार्क के बीच की जो डिस्टेंस थी उसी को हमने 1 मीटर कंसिडर कर लिया। ये प्लेटिनियम और इरिडियम की रोड थी जिसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन जो है पेरिस में है, वहाँ पर इसको रखा गया, प्रिजर्व करके रखा गया, और उसी काफ़ी टाइम तक इस प्लेटिनियम इरिडियम रोड में 2 पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर ग्रेव बने हुए थे, उन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर कंसीडर किया गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमने चाहे इसको कितना ही प्रिजर्व करके रखा हो, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वेदर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से हो सकती थी। देन उसके बाद 1960 में एक और डेफिनेशन दी गई। 1960 में जो एक डेफिनेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग क्या था कि क्रिप्टॉन एटम जो होता है, क्रिप्टॉन जो एटम है, इस क्रिप्टॉन एटम की ऑरेंज कलर की, इस क्रिप्टॉन एटम से जो ऑरेंज कलर की लाइट निकलती है, उस लाइट की वेवलेंथ का, उस लाइट की जितनी वेवलेंथ होती है उस वेवलेंथ का कुछ पर्टिकुलर टाइम्स जितना 1 मीटर होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको कि जो इसकी क्रिप्टॉन से जो ऑरेंज कलर की वेवलेंथ निकलती है,
ऑरेंज लाइट जो निकलती है, इस ऑरेंज लाइट की वेवलेंथ का 1650763.73 टाइम्स जो है, जितनी उस ऑरेंज लाइट की वेवलेंथ थी उसका इतना टाइम्स अगर कर दिया जाए तो वो 1 मीटर निकल कर आ जाता था। फिर इसके काफ़ी टाइम के बाद फिर लास्ट में जो डिफ़ाइन किया गया 1983 में फिर से फाइनली मीटर को डिफाइन किया गया। इसके अकॉर्डिंग क्या था, अब देखो अभी तक जो ये चल के आ रही है, वैसे अभी कुछ टाइम पहले भी वापस से मीटर को रीडिफाइन कर दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में तक जो अभी तक मेंशन किया हुआ है वहाँ तक की ही मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, और उससे पहले की आपको डेफिनेशंस या जो इसकी हिस्ट्री है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो अभी लेटेस्ट में क्या होता है, क्या किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता देना। तो लेटेस्ट जो चल रहा है 1983 में, उसमें क्या बोला गया, उन्होंने बोला वहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ किया गया, लाइट की स्पीड को यूज़ किया गया डिफ़ाइन करने के लिए। अब देखिए लाइट की स्पीड वैसे हम लोगों को पता है कि जो लाइट की स्पीड होती है उसको हम सी से लिखते हैं और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखूँ तो एक्चुअल वैल्यू आती है 299,792 एंड 458 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में लाइट जो है इतने डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। तो यहाँ पर लाइट की स्पीड के थ्रू 1 मीटर को डिफाइन किया गया। तो 1 मीटर को बोला गया कि 1 कैसे डिफाइन किया गया, 1/299,792,458 सेकेंड में, इतने सेकंड में लाइट जितने डिस्टेंस कवर करेगी उसी को हम 1 मीटर बोलेंगे। कैसे डिफाइन किया गया, लाइट की ये स्पीड एक्चुअल में अप्रॉक्सीमेट होती है, ये एग्जैक्ट स्पीड होती है लाइट की। तो लाइट की स्पीड ये है, तो डिफाइन किया गया कि 1 ये अमाउंट यही है, 1/299,792,458 सेकेंड में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वैक्यूम के अंदर, उस डिस्टेंस को हम 1 मीटर बोलेंगे। तो यहाँ पर ये 1 मीटर की जो डेफिनेशन है इस तरीके से कंटिन्यूसली चेंज होती रही। तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। ये डेफिनेशंस आपसे कहीं सब्जेक्टिव में भी पूछने के चांसेस कम है, ऑब्जेक्टिव में भी कम पूछा जाता है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको थोड़ा सा इसकी नॉलेज हो जाएगी किस तरीके से यूनिट्स को डिफ़ाइन किया गया। यहाँ पर किसी के 1 यूनिट किसको लेना है, 1 मीटर किसको लेना है, इस तरीके से ये डिफ़ाइन किया गया है। देखिए दोस्तों, किलोग्राम को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। किलोग्राम को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक प्लेटिनियम और इरिडियम का एक क्यूब होता है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिलेंडर टाइप का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो कि किससे मिलकर बना है, प्लेटिनियम प्लस इरिडियम से मिलकर बना है। इसमें प्लेटिनियम का जो रेशो होता है वो 90% और इरिडियम यहाँ पर 10% होता है। ये रेशो कितना होता है इससे कोई मतलब नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो एक ऑब्जेक्ट लिया गया है जो प्लेटिनियम इरिडियम से मिलकर बना हुआ है, इसका जितना मास होगा उसी को हमने 1 kg मास कंसिडर किया हुआ है। और ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल ब्यूरो में ये प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो वहाँ पर इसको और इसी तरीके के इससे रिलेटेड सैंपल्स हर कंट्री में अवेलेबल करवाए जाते हैं, जो वहाँ उस पर्टिकुलर कंट्री की यूनिटर मेजरमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर उनको अवेलेबल करवाए जाते हैं, और इसी से इसे ही कंपेयर करके अलग अलग 1 kg के वेट बनाए जाते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये है, अब अभी लेटेस्ट 2020 तक एक नई किलोग्राम की यूनिट को डिफ़ाइन कर दिया गया है, उसको मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता। इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो किलोग्राम की जो डिफ़ाइन किया गया है 1 किलोग्राम को, वो इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। आइए दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए दोस्तों, सेकंड को भी अलग अलग तरीके से, सबसे पहले जो सेकंड को डिफाइन किया जाता था, सेकंड को डिफाइन किया जाता था कि जो अर्थ का सोलर डे है। अब देखो सोलर डे का मतलब क्या होता है, सोलर डे का मतलब होता है अर्थ एक रोटेशन अपने एक्सिस पर जो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है उसको हम 1 सोलर डे बोलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 24 आवर्स। तो 1 सोलर डे का 1/8644 86,400
पार्ट जो है उसको हम 1 सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो 1 सोलर डे है उस 1 सोलर डे का 864,000 टाइम्स जो होगा, इतना पार्ट जो होगा ऑफ 1 सोलर डे, इसको 1 सेकेंड से डिफाइन किया गया। 1 सोलर डे का बेसिकली मीनिंग होता है 24 आवर्स। और अगर आप देख रहे होंगे तो बेसिकली आपको पता लग रहा होगा 24 आवर्स मतलब क्या हो गया, 60 इंटू 60 इतने सेकेंड। तो बेसिकली एक 1 सोलर डे में इतने सेकेंड होते हैं, तो 1/86,400 सोलर डे में कितना टाइम हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से 1 सेकेंड को डिफाइन किया गया। इसके बाद फिर अब प्रॉब्लम ये थी कि इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, कुछ सालों तक ये चला, लेकिन इसको आगे कंटिन्यू इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि जो अर्थ है ये ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे अर्थ के रोटेशन जो है वो धीमा होता जा रहा है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो यहाँ पर इसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। फिर कुछ टाइम के बाद सेकंड की कुछ एक नई डेफिनेशन दी गई। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, जो नई डेफिनेशन सेकंड की आई उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सीजियम एटम जो है, सीजियम का जो एटम होता है, इस एटम, ये एटम जो है वो एटम अपने हाइपर लेवल, हाइपर ग्राउंड लेवल में ये एटम 9192631770 वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लेता है, इतने वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है उस टाइम को हम बोलते हैं 1 सेकेंड। समझ में आई बात? सीजियम एटम, आप ऐसे सिंपल से याद रखो कि सीजियम एटम जो है वो एक सुपर हाइपर लेवल जो है उसका, उस स्टेट में, उस लेवल पे सुपर, या आप ऐसा बोल सकते हो हाइपर ग्राउंड लेवल में जब ये एटम रहता है, अब उस एटम में, या सिंपली आप ऐसे समझ लो कि जो सीजियम एटम है, सीजियम एटम इतने वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा, जितना टाइम उसको इतने वाइब्रेशन कंप्लीट करने में लगेंगे, उस टाइम को हम 1 सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1 सेकेंड की डेफिनेशन हम इस तरीके से बताते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्पियर। एम्पियर, अब जैसा कि आप लोगों को अगर नहीं पता है तो एम्पियर जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है। अब एम्पियर को कैसे डिफ़ाइन किया गया है, तो एम्पियर को डिफ़ाइन करने के लिए बेसिकली क्या लिया गया कि दो वायर जो है यहाँ पर थिन वायर, 2 थिन वायर लिए गए, उन दोनों थिन वायर में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करवाया गया। तो 2 थिन वायर लिए गए, उन दोनों थिन वायर को 1 मीटर के डिस्टेंस पर पैरेलल रखे गए और 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए। दोनों में सेम अमाउंट का करंट फ्लो करवाया गया। तो सेम अमाउंट का करंट फ्लो करवाने से एक वायर दूसरे वायर को अट्रैक्ट करता है। जब भी 2 वायर्स हैं, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस पर कुछ फोर्स लगता है, इसी तरीके से इस पर भी उतना ही अमाउंट का फोर्स लगता है। तो अगर इनकी जो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ पर, अब जो ये वायर है ना काफ़ी लॉन्ग वायर है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर बात करें तो अगर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर अगर है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लेंथ का अगर ये फोर्स एक इस वायर पर लगता है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको हम 1 एम्पियर बोलेंगे। कैसे डिफाइन किया गया है देखिए, समझिए। 2 थिन वायर को, जिनको अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर पैरेलली रख दिया जाता है और उसमें सेम अमाउंट का करंट फ्लो करवाया जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों पर फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगता है वो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लगे, तो जो करंट इनमें फ्लो कर रहा होगा उस करंट की वैल्यू को हम क्या बोल देंगे, 1 एम्पियर बोल देंगे। तो ये इस तरीके से 1 एम्पियर की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। अब ये डेफिनेशन एक्चुअली जब आप 12th में मैग्नेटिज्म पढ़ोगे वहाँ पर आपको ये एकदम अच्छे से कि ये एक्चुअल में आई कहाँ से, वो उस तरीके से बताई जा सकती है। यहाँ पर मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो बेसिकली हमें सिर्फ यहाँ पर एक आइडिया चाहिए।
नेक्स्ट है केल्विन। केल्विन जो है बेसिकली टेम्परेचर की केल्विन जो है नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर की यूनिट है। तो केल्विन जो है यहाँ पर विलियम केल्विन, लॉर्ड केल्विन के नाम पे, इनके सरनेम पे टेम्परेचर की यूनिट को दिया गया है। इन्होंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब जीरो केल्विन यहाँ पर बताया गया था। जीरो केल्विन के रेस्पेक्ट में इन्होंने टेम्परेचर मेज़र किया। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जैसे अगर आप अगर देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर भी 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है बेसिकली आइस का मेल्टिंग पॉइंट या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन केल्विन के अकॉर्डिंग 0 केल्विन वो टेम्परेचर था जिस पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अपना मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। मतलब टोटली थर्मल एनर्जी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो ज़ीरो हो जाती है। तो केल्विन जो था, तो 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर बताया उन्होंने जिस पर किसी भी ऑब्जेक्ट की थर्मल एनर्जी जो हो जाए वो ज़ीरो हो जाए। तो इसकी करस्पॉन्डिंग इन्होंने इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। जो 0 केल्विन वाला टेम्परेचर होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी हम इसको बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इन्होंने कैसे डिफाइन किया केल्विन को, 1 केल्विन को कैसे डिफाइन किया। 1 केल्विन इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एक वो पॉइंट, एक ट्रिपल पॉइंट डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले हम एक ट्रिपल पॉइंट देखते हैं। तो एक ट्रिपल पॉइंट यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर तीनों फेजेस, कोई भी मटेरियल होती है, मटेरियल की नॉर्मली 3 फेजेस होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। तो इन्होंने वाटर के रेस्पेक्ट में बोला। तो वाटर के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो ये आइस, ये वाटर और ये स्टीम। तो वाटर के केस में अगर हम बात करें तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी मटेरियल के लिए ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों फेजेस एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकें। अगर किसी भी मटेरियल के लिए तीनों फेजेस एक साथ कोएग्जिस्ट हो, कई सारे मटेरियल के लिए एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है और कई सारे के मटेरियल के लिए एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर किसी भी मटेरियल की, किसी पर्टिकुलर मटेरियल की तीनों फेजेस एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती है। तो केल्विन को डिफाइन करने के लिए बोला गया कि वाटर के लिए वो पॉइंट, वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है, वाटर के ट्रिपल पॉइंट का 1/273.15 पार्ट जो है वाटर के ट्रिपल पॉइंट मतलब वाटर ट्रिपल पॉइंट पर जो टेम्परेचर है, वाटर के ट्रिपल पॉइंट पर जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का 1/273.15 पार्ट जो होगा उसको हम 1 केल्विन बोलेंगे। बात समझ में आई कैसे डिफाइन किया गया? वाटर के ट्रिपल पॉइंट पर जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का 1/273.15 पार्ट जो होगा उसको 1 केल्विन से डिफाइन कर दिया गया। तो इस तरीके से 1 केल्विन भी डिफाइन किया। और भी यूनिट्स हो सकती है लेकिन ऐसा यूनिट के लिए हमेशा केल्विन यूज़ किया जाता है। अब आगे 2 बचती हैं हमारे पास, जो यूनिट्स बचती हैं, एक बचेगी हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और दूसरी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। आइए तो उनको भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, मोल कैसे डिफाइन किया जाता है? मोल बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है। अब देखो इसको सिंपल सा तरीका पहले हम समझते हैं एक्चुअली क्या होता है मोल। आप लोगों को पता होगा कि भाई जैसे हाइड्रोजन है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन गैस का जो मास होता है वो 2 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है, नाइट्रोजन का 28 ग्राम होता है। लेकिन क्या आपको पता है ये 28 ग्राम, अगर हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करें तो हाइड्रोजन का जो मास है, हम जो बोलते हैं 20 हाइड्रोजन के लिए बोल रहा हूँ H2, तो वो जो H2 का मास होता है 2 ग्राम, ये एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है। जो हम नाइट्रोजन के लिए बोल रहे हैं कि 28 ग्राम, तो ये एक्चुअल में एक ऑक्सीजन के लिए बोल रहे हैं 32 ग्राम, ये बेसिकली एक एटम का मास नहीं है या एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है। तो ये 2 ग्राम, 28 ग्राम, 32 ग्राम किसी भी मॉलिक्यूल के जो ये मास दिए हुए, मोलर मास जो दिए हुए, ये बेसिकली एक मोल का, ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है। ये यहाँ पर जो भी हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं या जो हम यहाँ पर मोलर मास बोलते हैं, बेसिकली
हमें क्या बोला जाता है कि ये एवोगैड्रो नंबर जो होता है, तो ये H2 का जो 2 ग्राम मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया है, 28 ग्राम जो नाइट्रोजन का दिया है और ऑक्सीजन का 32 ग्राम जो मास दिया हुआ है, ये बेसिकली Na नंबर का दिया हुआ है। Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23, मतलब ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स का ये मास है। ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स का मास है, इतने मॉलिक्यूल। इसी तरह से नाइट्रोजन के भी इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका मास ही होगा। इसी तरह से हाइड्रोजन के भी इतने मॉलिक्यूल होंगे, उनका ये मास होगा। तो बेसिकली ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है। तो यहाँ पर क्या डिफाइन किया गया है कि जो कार्बन, अब यहाँ पर इसी तरीके से कार्बन जो है कार्बन का मोलर मास जो होता है वो होता है 12 ग्राम। कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम या 0.012 ग्राम, 0.012 kg में अगर कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि 0.012 kg कार्बन या 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स हैं, उन एटम्स के नंबर को 1 मोल बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि जो ये 12 ग्राम कार्बन है, ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है। तो ये 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम मास जो है वो जितने मॉलिक्यूल्स का है, उन मॉलिक्यूल्स के नंबर को हम 1 मोल बोल देते हैं। मतलब 12 ग्राम कार्बन बनाने के लिए जितनी एंटिटीज़ चाहिए, उन एंटिटीज़ को हम 1 मोल डिफाइन कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे ये मैंने बोला कि ये ऑक्सीजन का 32 ग्राम जो है, ये एक मॉलिक्यूल का नहीं है, ये कितनी एंटिटीज़ का है, Na एंटिटीज़ का। तो इसको डिफाइन करने के लिए पहले ये भी इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी यूज़ किया गया था, लेकिन आजकल जो डिफाइन किया जाता है वो कार्बन के थ्रू डिफाइन किया जाता है। तो कार्बन 12 ग्राम कार्बन वाला जो, कार्बन के भी कई सारे आइसोटोप हो सकते हैं, तो ये कार्बन 12 जो है, उस कार्बन 12 को, यानी कि 12 ग्राम कार्बन जो है, उसको डिफाइन करने के लिए जितनी एंटिटीज़ चाहिए, उस एंटिटीज़ के नंबर को हम 1 मोल बोल देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला हम लेते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला के बारे में। देखिए दोस्तों, कैंडेला का मतलब बेसिकली क्या होता है। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। अब इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि एक सोर्स है, एक सोर्स हमने लिया, एक कोई भी एक सोर्स दिया हुआ है, लाइट सोर्स, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमें बताई गई है 540 × 10⁻12 हर्ट्ज़। अगर ये एक फ्रिक्वेंसी अगर दी हुई है, इस फ्रिक्वेंसी से, इस पर्टिकुलर सोर्स से कोई लाइट निकलती है, इस पर्टिकुलर सोर्स से अगर कोई लाइट निकले एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इस लाइट की जो पावर है, इस लाइट की जो पावर है वो 1/683 वॉट है। तो एक सोर्स ये है, बेसिकली एक सोर्स दिया हुआ है, इस सोर्स जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी दी हुई है, उससे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर 1/683 वॉट की पावर पर यूनिट एरिया या पर यूनिट एंगल से अगर पास हो, तो उस इंटेंसिटी को, इस पर्टिकुलर लाइट की इंटेंसिटी को, बेसिकली लाइट एनर्जी है, तो उस एनर्जी की इंटेंसिटी को हम क्या बोल देंगे, 1 कैंडेला बोल देंगे। देखो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको बोला गया है ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके सेंटर पर एक सोर्स रखा गया है और यहाँ से कुछ लाइट पास हो रही है, तो इतने एरिया से कुछ लाइट पास होगी तो इसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी। कैसे, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एक सोर्स हमने यहाँ पर रखा जिसकी फ्रिक्वेंसी ये है, उससे अगर कोई पावर बाहर आ रही है पर यूनिट एरिया से, इतने एरिया से, इतनी पावर का इतनी पावर जो है वो बाहर आ रही इस पर्टिकुलर एरिया से, तो उस इंटेंसिटी को हम क्या बोल देंगे, 1 कैंडेला बोल सकते हैं। अब ज़्यादा टेंशन मत लेना कैंडेला के बारे में, क्योंकि ये तुम्हें 11th-12th में कहीं पर भी परेशान नहीं करेगी। ये सिर्फ इसलिए डिफ़ाइन की गई है ताकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर है, इसलिए आपको ये बता दी गई है। फिजिक्स में कभी भी आपको इस तरीके से अलग से नहीं पूछा जाएगा कि कैंडेला से रिलेटेड कोई पार्ट आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, आई होप आपको ये 7 डेफिनेशन समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।